Hello everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is doing fine. In today's particular video, we will be discussing about a particular topic, that is the disinfection and sterilization. तो आज के इस लेक्चर में हम स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. I know most of you will be aware of this particular topic, but in today's lecture we will be trying to discuss this particular topic in detail so that you will get a clear concept of these particular things, that is the disinfection and the sterilization. So आज हम बात करेंगे about the disinfection. Disinfection basically अगर हम देखें तो ये एक process है जो कि हम करते हैं. Disinfection is basically a process which is done so that हम एलिमिनेट कर सके या रिड्यूस कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का ओवरऑल आप बोल सकते हो कंटेंट या नंबर एक जगह पे. सो बेसिकली इट इज द प्रोसेस बाय विच वी एलिमिनेट और रिड्यूस हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जिनमें फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आ सकते हैं, इनमें वायरसेस आ सकते हैं, इनमें फंगस आ सकते हैं. सो बेसिकली हम इनको जो है किसी भी मीडिया से या एरिया से या सरफेस से या किसी ऑब्जेक्ट से जो है उनको कम करने के लिए या फिर उनको कंप्लीटली खत्म करने के लिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं. सो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स व्हिच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस एटसेट्रा फ्रॉम द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेसेस, सो दैट जो उनके ऊपर बोल सकते हो लेवल ऑफ हजार्डनेस है या जो उनके ऊपर बोल सकते एक तरीके का इन्फेक्शन होता है उसको हम मिनिमाइज कर सके. हम अगर देखें तो ये कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के केस में हमारे पास दो पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं. उनको पहले समझेंगे हम ताकि आपको समझ आए कि डिसइंफेक्शन बेसिकली क्या करेगा. सो हमारे पास एक फॉर्म होता है जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ग्रो करता है या फिर आप बोल सकते हो डिवाइड कर सकता है या फिर ओवरऑल ग्रोथ दिखा सकता है. तो उस केस में हम कहते हैं उसको कि वो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव फॉर्म. इन केस ऑफ वेजिटेटिव फॉर्म इस पे कोई भी खास प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती. नॉर्मल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग केमिकल या किसी एजेंट से जो है आराम से हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या इसके प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को जो है हम अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो वेजिटेटिव फॉर्म जो है ये बेसिकली ग्रोइंग फॉर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. एक होता है जो कि एक डोरमेंट फॉर्म आप बोल सकते हो, एक तरीके का ऐसा फॉर्म जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एनकैप्सुलेटेड होता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है. वो प्रोटेक्टिव कैप्सूल जो होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है. सो इस केस में ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होती है वी कॉल दिस एज स्पोर फॉर्म. तो स्पोर फॉर्म जो होता है ये एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. इस केस में उस फॉर्म को किल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है. इसीलिए जो डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्शन के केस में हम केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं और उन केमिकल्स की मदद से हम इजीली इन वेजिटेटिव फॉर्म्स को तो किल कर सकते हैं. दैट मीन्स कि जो उनकी ग्रोइंग फॉर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वो आराम से किल हो सकती है. लेकिन अगर हम यही चीज स्पोर फॉर्म में देखें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्पोर फॉर्म जो होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है, रेजिस्टेंट होती है, जिस वजह से ये रेजिस्टेंस दिखाएगा और रेजिस्टेंस की वजह से ये जो है किल नहीं हो सकती. सो इस केस में रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन जो वेजिटेटिव फॉर्म है उसमें रेजिस्टेंस नहीं आएगी. सो उस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो वेजिटेटिव फॉर्म है उसको किल करना काफी इजी है, लेकिन जो स्पोर फॉर्म है उसको किल करना इजी नहीं है. तो डिसइंफेक्शन के केस में बेसिकली हम वेजिटेटिव फॉर्म्स जो होती है उसको किल करते हैं और जो स्पोर फॉर्म्स होती है उसको किल नहीं करते हैं. सो इन केस ऑफ डिसइंफेक्शन द वेजिटेटिव फॉर्म कैन बी किल्ड while as the spore form will basically survive. सो अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे. जैसे जो डिसइंफेक्शन होता है इसमें हमने बोला कि हमारे पास जो प्रोसेस है इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वेजिटेटिव फॉर्म को किल कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पोर फॉर्म को किल नहीं कर सकते. अब यहाँ पर जो एजेंट हम यूज करते हैं, द एजेंट विच इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट.
तो डिसइंफेक्टेंट वो एजेंट है जिसको हम यूज करेंगे एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस है. सो दिस इज बेसिकली प्रोसेस व्हाइल एज दिस इज बेसिकली एजेंट. और जब भी हम डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं या जब भी हम डिसइंफेक्शन की बात करते हैं तो जो अगली टर्म हमारे दिमाग में आती है दैट इज नोन एज स्टरलाइजेशन. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिसइंफेक्शन द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज द स्टरलाइजेशन. तो बेसिकली स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी मीडियम या किसी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस के ऊपर से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर सकते हैं. लेकिन इस केस में वेजिटेटिव फॉर्म जो है वो भी किल हो जाएगी और जो स्पोर फॉर्म है वो भी यहाँ पर किल हो जाएगी. सो हम कह सकते हैं दैट इन केस ऑफ स्टरलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स होता है. बट इन केस ऑफ डिसइंफेक्शन द स्पोर्स माइट सर्वाइव देयर बाय क्रिएटिंग अ पॉसिबिलिटी कि वो जो स्पोर्स होते हैं वहां से आगे जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर से ग्रो करेंगे और ग्रोथ दिखा के फिर से उस एरिया को वो कंटामिनेट करेंगे. अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कुछ टर्म्स जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले. जैसे एक टर्म आती है विच वी कॉल एज द कंटैमिनेशन. कंटैमिनेशन सिंपली इज वी कैन से प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर किसी जगह पे हो तो हम कहते हैं कि वो चीज कंटैमिनेटेड होती है. एक होता है जिसको हम कहते हैं एंटीसेप्सिस. एंटीसेप्सिस जो होता है बेसिकली ये भी डिसइंफेक्शन ही है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द लिविंग टिश्यूज. सो यहाँ पर जो टिश्यू होता है या जो चीज होती है जिसपे डिसइंफेक्शन हो रहा है वो एक लिविंग टिश्यू है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस आते हैं. एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस या एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं. फॉर एग्जाम्पल डेटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, वो सारी जो है वो बेसिकली एंटीसेप्टिक्स है. ठीक है. सो ये था एक स्लाइट आइडिया अबाउट दिस. एंड स्टरलाइजेशन में जैसे मैंने बोला, जैसे डिसइंफेक्शन में डिसइंफेक्टेंट होता है वैसे ही स्टरलाइजेशन में स्टेरिलेंट होता है. सो स्टेरिलेंट इज बेसिकली द एजेंट विच इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन और विच कैन कॉज स्टरलाइजेशन. जो स्टरलाइजेशन कर सकता है उसको हम कहेंगे स्टेरिलेंट. So moving ahead, let's continue our topic and let's first see कि हम disinfection को किस किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. So basically सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं on the basis of efficacy of the particular टाइप, यानी कितना एफिशिएंटली वो डिसइंफेक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा. सबसे पहले आएगा हमारे पास हाई लेवल डिसइंफेक्शन. यानी हाई लेवल डिसइंफेक्शन जो होता है इस केस में जैसे कि आपको इसके नाम में ही पता चलेगा, यहाँ पर जो डिसइंफेक्शन हो रहा है वो एक हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट काम कर रहा है. सो इस केस में you can say all the microorganisms are killed, okay, and a large number of bacterial spores can also be killed. लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि जो स्पोर्स हैं वो completely किल होंगे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा नंबर स्पोर्स का भी किल होगा. सो हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन where the level of disinfection is very very high, thereby making sure कि जो वेजिटेटिव फॉर्म्स है वो तो completely किल होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ में जो स्पोर फॉर्म्स होते हैं वो भी पार्शियली किल हो जाएंगे एक अच्छे खासे नंबर में. यानी आप बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स गेट किल्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विच इज द हाई लेवल डिसइंफेक्शन. ये जो है इसमें हम लिक्विड केमिकल्स का यूज कर सकते हैं या फिर जो पास्चराइजेशन है, पास्चराइजेशन जो है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. तो यहाँ पर जो कॉमन यूजेस हैं वो सेमी क्रिटिकल आइटम्स में आते हैं या फिर जो आप बोल सकते हो म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है या स्किन के कांटेक्ट में आता है जो कि हमारे अंदर के स्टीराइल टिश्यूज को पेनिट्रेट नहीं करता. फॉर एग्जांपल इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं एंडोस्कोप्स को. सो एंडोस्कोप्स जो होते हैं दे कैन बी स्टरलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाई लेवल डिसइंफेक्शन. इसी तरीके से हमारे पास आते हैं कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन यूज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स एटसेट्रा. इसी तरीके से एनेस्थेसिया इक्विपमेंट्स कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हिच इज द हाई लेवल डिसइंफेक्शन. नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट आता है जो कि इसके बाद आता है दैट इज द इंटरमीडिएट लेवल. सो अगर डिसइंफेक्शन की बात करें इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आता है दैट इज द इंटरमीडिएट वन.
इंटरमीडिएट जो होता है इसमें ना तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्शन होगा, ना ही उतना ज्यादा वीक डिसइंफेक्शन होगा। सो इंटरमीडिएट के केस में क्या होगा, इसमें आप बोल सकते हो कि इनएक्टिवेट करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, वेजिटेटिव बैक्टीरिया को या वायरसेस को, फंगस को, लेकिन ये जो स्पोर्स हैं उनको किल नहीं करेगा, नेसेसरीली किल नहीं करेगा, यानी चांसेस है कि ये किल कर सकता है लेकिन वहां पर श्योरिटी नहीं है कि ये किल करेगा। सो उसको हम कहेंगे डिसइंफेक्शन, बट द इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन। यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस के केस में अगर हमें उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस या ट्यूबरक्यूलाई जिसको आप बोलते हो, अगर हमें उसको किल करना है वी कैन यूज दिस। हम इससे जो है काफी सारी चीजों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बीपी कफ होता है, बीपी कफ को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास स्टेथोस्कोप्स होते हैं, स्टेथोस्कोप्स को भी स्टरलाइज करने के लिए वी कैन यूज दिस। हमारे पास अदर चीजें होती हैं जैसे टेबल टॉप पे रखने वाली चीजें, फर्नीचर्स वगैरह, हम उनको जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो दीज कैन बी किल्ड बाय द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। फिर आता है हमारा लो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। लो लेवल जो होता है इस केस में डिसइंफेक्शन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। सो द नेक्स्ट वन वी हैव इज द लो लेवल डिसइंफेक्शन। सो इस केस में द लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन विल बी वेरी लो, और इस केस में वेजिटेटिव फॉर्म्स जो होती है वो किल होंगी, लेकिन हमारे पास जो आप बोल सकते हो कि कुछ आप बोल सकते हो स्पोर्स होंगे या वायरसेस कुछ हो सकते हैं, नॉन एनवेलप्ड वायरसेस वगैरह हो सकते हैं, वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। सो इन दिस केस वी कैन नॉट से दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स, वायरसेस और फंगाई दे completely get killed, but some viruses might survive this particular method। इस केस में हम ये स्टरलाइजेशन यूज करते हैं, या ये सॉरी डिसइंफेक्शन यूज करते हैं ऑन फ्लोर्स, इसके अलावा वॉल्स वगैरह और सरफेसेस वगैरह को क्लीन करने के लिए वी कैन यूज लो लेवल डिसइंफेक्शन। सो इसको हम वहां पे पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड्स वगैरह, जिनको हम क्वार्ट्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। सो अगर हम देखें एफिकेसी के बेसिस पे, देयर आर 3 डिफरेंट यू कैन से disinfection processes। One is the high level disinfection, second one is the intermediate one, and third one is the low। so हमारे पास एक आएगा high, second one आएगा हमारे पास intermediate, और third one जो है that will be the लो। तो ये 3 लेवल्स बनेंगी अकॉर्डिंग टू द एफिकेसी। अब ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू एफिकेसी। नाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन से द मोड ऑफ एक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि वो काम कैसे करेगा, उसके बेसिस पे हमारे पास आता है, एक तो आता है फिजिकल मेथड। सो फिजिकल मेथड आता है डिसइंफेक्शन का। इसमें आप यूज कर सकते हो हीट को। अब हीट जो है यहाँ पर देखिए, हम बात डिसइंफेक्शन की कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन की नहीं कर रहे हैं। हम वहां पे भी हीट का यूज किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर्स को यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं बॉइलिंग। सो बॉइलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन, नॉट अ प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं पास्चराइजेशन। सो पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन। सो ये भी आएगा हीट के बेसिस पे ही। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास हॉट वाटर का यूज किया जा सकता है ताकि हम सरफेसेस वगैरह को डिसइंफेक्ट करें, तो उस केस में भी हमारे पास आप बोल सकते हो कि ये हीट का यूज किया जाता है। तो ये सारे फिजिकल मेथड्स हैं। इसी तरीके से फिजिकल मेथड्स में हमारे पास हीट के अलावा आते हैं रेडिएशन। सो रेडिएशन जो है, रेडिएशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन। रेडिएशन से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सकता है, लेकिन कौन सी वाली रेडिएशन यहाँ पे यूज होगी? यूवी रेडिएशन। अगर हम स्टरलाइजेशन की बात करें तो हम वहां पे गामा रेडिएशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डिसइंफेक्शन वी यूज यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं इसमें वेवलेंथ 200 टू 280 नैनोमीटर्स की हो सकती है। ये डीएनए या आरएनए जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, उनको किल कर सकता है, देयर बाय प्रिवेंटिंग देयर रेप्लिकेशन। और जब उनकी रेप्लिकेशन प्रिवेंट होगी तो उस वजह से उनको खत्म किया जा सकता है। इसी तरीके से एक और डिसइंफेक्शन का प्रोसेस जो है, जो कि फिजिकल में ही आएगा,
दैट इज द फिल्ट्रेशन। इन केस ऑफ फिल्ट्रेशन ये किलिंग मेथड नहीं है बेसिकली, बल्कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। यानी इसमें हम बेसिकली फिल्टर आउट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, और उससे जो है एयर या लिक्विड वगैरह जो होते हैं हमारे पास, उनको मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्रॉस करवाया जाएगा, जिन मेम्ब्रेन्स में टाइनी पोर्स होते हैं, और उनको उन्हीं फिल्टर्स के थ्रू जो है क्लीन किया जाएगा, एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिल्टर किया जाएगा। सो उस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इन केस ऑफ फिल्ट्रेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट किल्ड, रादर दे आर रिमूव्ड और सेपरेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर थिंग इन विच दे आर प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो ये हो गया फिजिकल मेथड डिसइंफेक्शन का। इसके अलावा हमारे पास केमिकल मेथड भी आते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। केमिकल के केस में हमारे पास आते हैं बहुत सारे अलग अलग केमिकल एजेंट्स, जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन। जैसे हमारे पास आते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स कैन बी यूज्ड फॉर, यू कैन से, डिसइंफेक्शन। इसमें जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है इथेनॉल, हमारे पास आता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ साथ इथाइल अल्कोहल भी आता है। सो वी कैन बेसिकली यूज देम फॉर डिसइंफेक्शन। इस केस में कंसंट्रेशन मैटर करेगी। जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे भी हमारे पास होते थे जिनको हम कहेंगे कि जो अलग अलग हमारे पास होते थे हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह, उनमें भी अल्कोहल होता था, जो आइडियली 60 to 90% की कंसंट्रेशन में होना चाहिए, और इस कंसंट्रेशन पे जो है वो अच्छा डिसइंफेक्शन कर सकते हैं और ये मोस्ट इफेक्टिव रहेंगे। और अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो बेसिकली जो अल्कोहल्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन्स के ऊपर काम करते हैं, और ये उन प्रोटीन्स को डीनेचर कर देंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन्स फंक्शनल नहीं रहेंगे और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाएंगी। ये फास्ट एक्टिंग रहते हैं एज कंपेयर टू अदर, यू कैन से, एजेंट्स। So these are fast acting according to the other agents and non toxic रहते हैं। जिस अगर आप स्किन के ऊपर इनको छोटे छोटे अमाउंट्स में यूज करोगे, अगर लार्ज अमाउंट्स में यूज करोगे देन डेफिनेटली दे आर नॉट नॉन टॉक्सिक एट दैट लेवल, बट अगर आप इनको कम लेवल्स में यूज करोगे देन दे आर नॉन टॉक्सिक। अगर बात की जाए इनके डिसएडवांटेजेस की, तो ये जल्दी इवेपोरेट होते हैं, और स्पोर्स जैसे कि बात करें हम, स्पोर्स यहाँ पे भी किल नहीं होंगे, स्पोर्स यहाँ पे भी सर्वाइव करेंगे, और रबर और प्लास्टिक इनकी वजह से डैमेज हो सकता है अगर आप इनको यूज करते हो। तो इनसे हम बेसिकली क्या क्लीन कर सकते हैं, हम हैंड सैनिटाइजर्स में इनको यूज कर सकते हैं। छोटी सर्फेसेस जैसे थर्मोमीटर वगैरह को क्लीन करने के लिए वहां पे हम इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल्स के अलावा हमारे पास आते हैं क्लोरीन या क्लोरीन कंपाउंड्स आते हैं। क्लोरीन जो होता है बेसिकली आपने सुना होगा कि हम पानी में क्लोरीन को ऐड करते हैं। सो वो जो पानी में क्लोरीन का ऐड होता है वो बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, एंड इन केस ऑफ दैट वाटर ट्रीटमेंट वो क्लोरीन जो होता है उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, तो वो एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। तो इसमें हमारे पास आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, वही सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि HIV वायरस को जो है किल कर सकता है। HIV वायरस को किल करने के लिए हम इसका 1% कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, और इसी को हम ब्लीच भी कह सकते हैं। सो हम ब्लीच का यूज करते हैं। वो ब्लीच जो है वो बेसिकली क्लोरीन कंपाउंड है, और क्लोरीन जो है ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जा सकता है। काफी पावरफुल है, ये ऑक्सीडेशन करता है, जिसकी वजह से ये सेलुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उनको डैमेज करता है बाय ऑक्सीडाइजिंग देम, एंड उसकी वजह से ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट बनता है, और इसको जो है फास्ट एक्टिंग भी माना जाता है, और ये उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे ऑन मेटल्स तो ये कोरोजन कर सकता है। द क्लोरीन कैन कॉज कोरोजन इन केस ऑफ मेटल्स, तो इसलिए हम उनको वहां पे यूज नहीं करते। इसके अलावा ये आईज को इरिटेट कर सकता है, लंग्स को इरिटेट कर सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट दैट मच यूज्ड इन केस जहां पे हमारे पास आईज और लंग्स में इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पर हम इसको यूज नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये भी एक तरीके का
आप बोल सकते हो डिसइंफेक्टेंट है। वी कैन ऑल्सो यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये भी प्रोटीन्स और लिपिड्स को ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी वजह से ये वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है। ये भी अगेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि ये मल्टीपल आप बोल सकते हो कि एजेंट्स पे या मल्टीपल आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, क्योंकि ये उनके प्रोटीन्स और लिपिड्स को डीनेचुर करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा, और ये ब्रेक डाउन करता है वाटर एंड ऑक्सीजन को, और इस वजह से ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। अगर ये आप बोल सकते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो इससे निकलेगा वाटर एंड ऑक्सीजन। सो उस वजह से यहाँ पर ये इको फ्रेंडली भी रहता है, इस वजह से इसको यूज किया जा सकता है। और ये कोरोसिव अगेन है, तो इस वजह से आप इसको हाई कंसंट्रेशन में मेटल्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते। और ये लिक्विड है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसका वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज किया जा सकता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर इसको वेपराइज किया जाएगा और उससे हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। वो एक काफी इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग स्टेरलाइट बनता है। लेकिन इन केस अगर आप इसको डायरेक्टली एज अ लिक्विड यूज करते हो तो फिर उस केस में ये एक डिसइंफेक्टेंट होगा, ना कि एक स्टेरलेंट होगा। तो ये था हमारा एक और एजेंट जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अलावा आते हैं एल्डिहाइड्स, जिनके बारे में आपने काफी कॉमनली सुना होगा। एल्डिहाइड्स में हमारे पास आता है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मेलिन कहते हैं, या फिर हमारे पास आता है ग्यूलिटरल्डिहाइड, जिसमें साइड एक्स वगैरह आ सकता है, 2% ग्यूलिटरल्डिहाइड। तो इनको हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एल्काइलेट या एल्कलाइज कर देते हैं प्रोटीन्स को और उनके जेनेटिक मटेरियल को, और ये काफ़ी हाई लेवल इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट्स माने जाते हैं। यानी बहुत बार इनको स्टेरलेंट्स भी माना जाता है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेलिन को वेपर फॉर्म में यूज करोगे तो ये उस टाइम पे डिसइंफेक्टेंट नहीं स्टेरलेंट बनेगा। इसी तरीके से अगर आप साइड एक्स में टाइम ऑफ एक्सपोजर बढ़ाओगे, यानी आप लॉन्गर टाइम तक जो है उन चीज़ों को या आइटम्स को जो है इसमें एक्सपोज करके रखोगे, देन इन दैट सिनेरियो वहाँ पर ये स्टरलाइजेशन कर सकता है। इसीलिए ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स एंड स्टरलेंट्स हैं। लेकिन अगर इनके ड्रॉबैक्स को देखा जाए तो ये टॉक्सिक होते हैं। इनका जो स्मेल होता है वो पंजेंट होता है, यानी अनप्लीजेंट स्मेल होता है। इसके अलावा ये इरिटेशन कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जीज हो सकती है, आईज में। और इसके अलावा जब भी आप इनको यूज करते हो तो इसको काफी ज्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर वेंटिलेशन का भी काफी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है। सो दिस वाज अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट विच इज नोन एज द अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिसइंफेक्टेंट आता है वी कॉल देम एज फिनॉल्स। सो फिनॉल जो होते हैं ये भी हमारे पास एजेंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ डिसइंफेक्शन। फिनॉल्स जो होते हैं इसमें क्रीसॉल्स आते हैं या फिनाइल फिनॉल्स आते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, ये बेसिकली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको डैमेज करते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं। सो बेसिकली दे वर्क ऑन सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन के अलावा ये वर्क करते हैं ऑन प्रोटीन्स, और इनको डैमेज करके ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये सरफेस क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और ये माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी इफेक्टिवली काम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका एक रेजिड्यू रहता है, यानी ये बचे रहेंगे। रेजिड्यू की वजह से इनको उतना ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं किया जाएगा, रेजिड्यू फिल्म रहेगी इनकी। और इसके अलावा ये छोटे बच्चों के लिए या फिर एनिमल्स जैसे कैट्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए ये टॉक्सिक रहता है। सो उस केस में हम इसको बच्चों के सामने या उन सरफेसेस पे जहाँ पे बच्चे कांटेक्ट में रहते हैं वहां पर हम इनको यूज नहीं कर सकते। लेकिन आइडियली इनको फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए या हॉस्पिटल सरफेसेस को क्लीन करने के लिए वी कैन यूज देम एट दैट टाइम। ठीक है, सो वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वी कॉल दोज एज क्वार्टिनरी अमोनियम कंपाउंड्स। सो हमारे पास आते हैं क्वार्टिनरी अमोनियम कंपाउंड्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्वार्ट्स कहते हैं। सो क्वार्ट्स जो होते हैं बेसिकली ये भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही काम करेंगे और सेल मेम्ब्रेन को ही डिस्टर्ब करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना है या डिस्टर्ब करना है, इससे सेल की इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी। जब सेल की इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ये एक अच्छा क्लीनिंग एजेंट है जिसको आप यूज कर सकते हो। सो दे कैन बी यूज्ड एज गुड क्लीनिंग एजेंट्स। एंड इसके अलावा ये नॉन कोरोसिव होते हैं, इनमें
पंजेंट स्मेल उतनी ज़्यादा नहीं होती, इनका ऑर्डर काफ़ी लो रहता है। और अगर देखा जाए ये स्पोर्स को किल नहीं कर सकते उतने अच्छे से, बेसिकली ये नॉन स्पोरिसाइडल है, दैट मीन स्पोर्स को ये किल नहीं कर सकते। लेस इफेक्टिव होते हैं अगर हमारे पास वायरसेस वगैरह होते हैं जो कि नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं। और इसके अलावा अगर हार्ड वाटर या सोप्स वगैरह होंगे तो उस केस में ये काम नहीं करेंगे, यानी अगर उस सरफेस पे सोप या फिर अगर आप हार्ड वाटर यूज करोगे तो उस केस में ये उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। और इनको हम घरों में काफ़ी कॉमनली यूज कर सकते हैं सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे, और वहाँ पर इनका अच्छा खासा यूज हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है पर एसिटिक एसिड कंपाउंड्स। और जो पर एसिटिक एसिड होता है इनको भी आप यूज कर सकते हो। वी कैन यूज अनदर इंपॉर्टेंट एजेंट दैट इज द पर एसिटिक एसिड। सो पर एसिटिक एसिड को भी यूज किया जा सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। काफी पावरफुल है, ये ऑक्सीडेशन कर सकता है जिसकी वजह से अच्छी किलिंग करेगा ये। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस और फंगस को ये किल कर सकता है। और ये लो टेम्परेचर्स पे भी काफी अच्छा काम करेगा। और अगर देखा जाए तो ये एसिटिक एसिड और वाटर में फिर कन्वर्ट होता है, यानी इसके जो प्रोडक्ट्स है दैट इज एसिटिक एसिड एंड वाटर, जो कि बेसिकली आप बोल सकते हो टॉक्सिक नहीं है। इस वजह से ये सेफ रहेगा फॉर यूज और इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अनस्टेबल है, इसके अलावा कोरोजन कर सकता है और इसका जो स्मेल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इस वजह से इसको हमें उसी हिसाब से यूज करना पड़ेगा जहाँ पर ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। और हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है, इसको हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, एंडोस्कोप्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी इफेक्टिवली और अच्छे से काम करेंगे। अब डिसइंफेक्शन के केस में जब भी हमें कोई प्रोसेस करनी हो डिसइंफेक्शन की, तो उस केस में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। स्टेप्स फॉलो करने के केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो स्टेप होता है, सबसे पहले आता है प्री क्लीनिंग। प्री क्लीनिंग क्या होता है, बेसिकली किसी भी डिसइंफेक्टेंट को यूज करने से पहले उस चीज को पहले क्लीन किया जाएगा या वॉश किया जाएगा। जैसे उस पर अगर कोई ब्लड लगा होगा या फिर डर्ट लगी होगी या फिर म्यूकस लगा होगा, सो उस केस में हम जो है वहां पर क्लीन कर सकते हैं सबसे पहले उसको, ताकि जो भी विजिबल डर्ट डस्ट हो उसको हम क्लीन करें और वो उसके बाद डिसइंफेक्शन के लिए जा सकता है। देन उसके बाद डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाएगा और जितने टाइम तक आप उसके कांटेक्ट में उसको रखोगे उसको हम कहेंगे कांटेक्ट टाइम। कांटेक्ट टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ही इफेक्टिव डिसइंफेक्शन वहां पे होगा। सो प्री क्लीनिंग के बाद वी हैव टू गो फॉर द contact time, and the more the contact time is, the more effective the disinfection will be. इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो इम्पैक्ट करेगी, दैट इज द कंसंट्रेशन। अगर आप हाई कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो एजेंट का, देन वहां पर जो डिसइंफेक्शन है वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप लो कंसंट्रेशन यूज कर सकते हो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है आपके पास, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप किल करना चाहते हो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से भी वहां पर डिसइंफेक्शन की चॉइस मैटर करेगी। तो दिस वाज अबाउट द disinfection. What are the different you can say methods of disinfection, what are the different agents that can be used as disinfectant, and what are the different steps that are involved. So इसमें प्री क्लीनिंग होती है, उसके बाद कॉन्टैक्ट टाइम होता है और कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत मैटर करेगी, एंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंटली मैटर करेगा। सो नेक्स्ट जो इसी के साथ प्रोसेस है दैट इज नोन एज द स्टरलाइजेशन। सो बेसिकली स्टरलाइजेशन क्या होती है, यहाँ पर कंप्लीट एलिमिनेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और उनके स्पोर्स का भी। यानी आप ये बोल सकते हो कि ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड इन केस ऑफ स्टरलाइजेशन। यहाँ पर चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, फंगस हो या फिर कोई भी हाई रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स हो, उन सबको ये कंप्लीटली किल कर सकता है और उस केस में स्टरलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। जब भी हम बात करें फॉर एग्जांपल सर्जरीज की, तो सर्जरी में स्टरलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर डिसइंफेक्शन नहीं चलेगा। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्टरलाइजेशन हो, तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से लैब्स वगैरह जो होती है, माइक्रोबियल लैब्स या माइक्रोबायोलॉजी लैब्स, वहाँ पे भी इसको
यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो फूड एंड बेवरेजेस होते हैं, फूड एंड बेवरेजेस जो कंपनीज होती हैं उनमें भी स्टरलाइजेशन वाली प्रोसेस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है और काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो बेसिकली स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर देयर इज कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, वेदर इट इज यू कैन से स्पोर्स और वेजिटेटिव फॉर्म्स। तो हम सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की फॉर्म्स हैं या कोई भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हमारे पास बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, उन सबको किल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे कि डिसइंफेक्शन के भी टाइप्स है, वैसे ही हमारे पास स्टरलाइजेशन के भी टाइप्स आते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं फिजिकल मेथड्स और उसके बाद आते हैं हमारे पास केमिकल मेथड्स। सो फिजिकल मेथड्स में हमारे पास आता है पहले हीट। हीट के केस में दो तरीके की हीट्स को यूज किया जा सकता है। वन इज द मॉइस्ट हीट और जो दूसरी है दैट इज द ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट जो है ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, ड्राई हीट जो है उससे थोड़ा सा कम यूज किया जाता है। अब जो मॉइस्ट हीट होता है इसमें हमारे पास जो प्रोसेस आती है वी कॉल दैट एज ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो होता है वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड्स भी है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स भी माना जाता है इसको। यानी इसमें उतना ज्यादा खर्चा भी नहीं है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव रहता है कि बाकियों के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। अब बेसिकली अगर हम ऑटोक्लेव को पढ़े तो ऑटोक्लेविंग में हमारे पास जो मेथड है हमारे पास ऑटोक्लेविंग, इसमें हम यूज करते हैं सैचुरेटेड स्टीम। अब सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है? बेसिकली ये होता है हम यूज करते हैं स्टीम अंडर प्रेशर, यानी यहाँ पर जो स्टीम होता है उसको अंडर प्रेशर जो है हम यूज करते हैं इन अ चैम्बर, और उस चैम्बर के अंदर जो भी चीजें रखी होंगी उनमें स्टरलाइजेशन की जाएगी। आइडियली हम यूज करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जहां पर हम 15 psi का प्रेशर यूज करते हैं और ये 15 से 20 मिनट तक जो है स्टरलाइजेशन कर सकता है। लेकिन अगर हम इसी टेम्परेचर को बढ़ाएं, जैसे 127 डिग्री सेल्सियस को अगर या 126 डिग्री सेल्सियस को अगर लेके जाए इसको, तो जो ये 15 to 20 मिनट्स का टाइम है ये रिड्यूस होके 10 मिनट्स तक जाएगा, और उस टाइम पे जो 15 psi है ये 20 psi का होगा। और अगर आप 25 psi पे जाओगे और 134 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो वहां पर 3 मिनट्स के अंदर अंदर ही स्टरलाइजेशन हो सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द टेम्परेचर विच यू आर यूजिंग, एंड अकॉर्डिंगली वहां पर जो टाइम है स्टरलाइजेशन का वो भी कम होगा। सो आप ये बोल सकते हो कि अगर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और ज्यादा टेम्परेचर लगाएंगे तो उस टाइम पे जो स्टरलाइजेशन का टाइम है वो कम हो जाएगा। अब बेसिकली हमारा ऑटोक्लेव कैसे काम करता है, इसमें दो प्रिंसिपल्स काम करते हैं। एक है जो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा और उसको हम कहेंगे कैसे ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, हम स्टीम को धीरे धीरे करके चैम्बर में पुश करते हैं और चैम्बर जो होता है उस चैम्बर के अंदर जो हवा होती है वो भरी रहती है पूरे चैम्बर में पहले, लेकिन जब हम वहां पर स्टीम डालते हैं तो स्टीम जो होता है, स्टीम अंदर जाते ही वहां पर प्रेशर लगाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि स्टीम हैवी होता है, जिस वजह से जो उसके अंदर गैस है उसको वो डिस्प्लेस करेगा नीचे की तरफ, और गैस जो है वो एग्जिट करवाई जाएगी चैम्बर से नीचे वाले पोर्शन में से। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। सो इस केस में हमारे पास ग्रेविटी की मदद से हम जो ऑलरेडी प्रेजेंट है चैम्बर में हवा उसको नीचे की तरफ पुश करते हैं, और उस तरीके से चैम्बर के अंदर जो हवा है उसको बाहर निकाला जाएगा और वो कंप्लीटली स्टीम से भर जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है प्री वैक्यूम टाइप। प्री वैक्यूम टाइप जो होता है इस केस में क्या किया जाएगा, इस केस में एक वैक्यूम पंप होता है, और वही वैक्यूम पंप जो होता है वो बेसिकली वहां पर जो हवा चैम्बर के अंदर होती है, एयर जो चैम्बर के अंदर होती है उसको सक करेगा और उसको बाहर निकालेगा, एंड डियर बाय मेकिंग श्योर कि वहां पर कोई भी एयर ट्रैप ना रहे। इसमें जो है हमारे पास 132 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज किया जाता है काफी कॉमनली, और ये रेंज करेगा अप टू 135 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बीच में यानी 132 टू 135 इसके बीच में हम टेम्परेचर आइडियली इसमें यूज करते हैं, और 4 से 10 मिनट में ही काम हो जाता है। अगर देखा जाए जो ऑटोक्लेव है इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमनली इससे हम स्टरलाइज करते हैं जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उस केस में आप यूज कर सकते हो दिस ऑटोक्लेविंग। एंड इसके अलावा और भी हमारे पास चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर मीडिया होता है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हो।
इसके अलावा लिनन वगैरह, शीट्स वगैरह होते हैं, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। और वहां पर जो भी चीज हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर को विदस्टैंड कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, वो वहां पर यूज किए जा सकते हैं, उन सबको आप स्टरलाइज कर सकते हो। इसके अलावा हम इसके एडवांटेजेस अगर देखें तो ये काफी ज्यादा फास्ट है, इसके अलावा ये रिलायबल है, भरोसेमंद है, यानी हमें भरोसा रहेगा कि इसने अच्छे से स्टरलाइजेशन की होगी। इसके अलावा ये नॉन टॉक्सिक है, क्योंकि हम इसमें स्टीम का यूज कर रहे हैं तो कोई भी केमिकल वगैरह यूज नहीं होता, तो इस वजह से इट विल बी नॉन टॉक्सिक। एंड ये पेनिट्रेशन पावर इसका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काफी इफेक्टिवली किल कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हम इसको पाउडर्स में यूज नहीं कर सकते, हम इसको फॉर एग्जांपल ऑयल्स वगैरह होंगे उनमें यूज नहीं कर सकते, इसी तरीके से फैट्स वगैरह होते हैं उनमें यूज नहीं कर सकते, या जो भी हीट सेंसिटिव आइटम्स होते हैं उनमें भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। सो ये बनते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस हमारे ऑटोक्लेविंग के। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जहां पर हम हीट को यूज करते हैं लेकिन हीट के साथ मॉइस्चर एडेड होता है, वाटर ऐड होता है। सेकेंड जो हमारे पास आता है दैट इज नोन एज ड्राई हीट। ड्राई हीट के केस में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे भी हीट यूज की जाती है लेकिन इसमें मॉइस्चर जो होता है वो नहीं होता, बल्कि जो हीट है वो कंप्लीटली ड्राई होती है। टिपिकली इसमें जो हम यूज करते हैं दैट इज द हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन को हम लैब्स वगैरह में यूज करते हैं, इसको आइडियली हम ग्लास वेयर्स वगैरह के लिए यूज करेंगे, जैसे टेस्ट ट्यूब्स हो गई या फ्लास्क्स वगैरह होती हैं, उनमें आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली चैम्बर के अंदर गर्म हवा पुश की जाएगी, वो वहां पर मूव होती रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर जो है गर्म हवा जाएगी और वही गर्म हवा वहां पर घूमती रहेगी और जो भी चीज वहां पे होगी उसको ये हीट अप करेगी। जस्ट लाइक जो हमारे पास फॉर एग्जांपल आते हैं जैसे ग्रिल्स आते हैं, ठीक है, तो जो ग्रिल्स होते हैं वहां पर हीट की मदद से जो है आइटम्स को हीट अप करके ग्रिल किया जाता है। तो वो जो हमारे पास आते हैं वो ओवन्स वगैरह जो आप देखते हो, माइक्रोवेव ओवन को छोड़ के जो बाकी ओवन्स होते हैं वहां पे आप देख सकते हो थर्मल हीट का यूज किया जाता है। अब इस केस में हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर्स यूज होंगे, जैसे एक यूज होगा 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री सेल्सियस जो होता है इस केस में जो आप बोल सकते हो कि हमारे पास रहता है टाइम गैप रहता है, या फिर आप बोल सकते हो ड्यूरेशन रहता है, दैट इज बेसिकली 120 डिग्री सेल्सियस। सो 120 मिनट्स, ठीक है, तो 120 मिनट्स तक आप कर सकते हो 160 डिग्री पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, फॉर एग्जांपल हम जाएंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में 170 डिग्री सेल्सियस में ये टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, ये 60 मिनट्स में हो जाएगा। और अगर आप 180 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो उस केस में ये टाइम और भी कम होके 30 मिनट्स तक जा सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इफ यू आर यूजिंग लेसर टेम्परेचर दैट विल इंक्रीज द टाइम फॉर स्टरलाइजेशन, इफ यू आर यूजिंग हायर टेम्परेचर देन दैट विल रिड्यूस द टाइम ऑफ स्टरलाइजेशन। अब इस केस में हॉट एयर ओवन आएगा जो कि ड्राई हीट को यूज करता है। सेकेंड जो हमारे पास आता है दैट इज द इंसिनरेशन। इंसिनरेशन जो होता है यहाँ पर फ्लेम्स के अंदर जो है किसी चीज को रखा जाता है, यानी आग के अंदर किसी चीज को रखा जाता है। इंसिनरेशन से हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं और इससे स्टरलाइजेशन भी की जा सकती है। कुछ चीजों को हम जैसे फॉर एग्जांपल लैब में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास एक आता है बंसन बर्नर, उस बंसन बर्नर के ऊपर हम आइटम्स को रख के उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि वो बेसिकली इंसिनरेशन करता है, जहां पर हमारे पास आप हो सकते हो जो फ्लेम्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, आग का यूज किया जाता है। सो दैट इज नोन एज द इंसिनरेशन। और इंसिनरेशन हो, हॉट एयर ओवन हो, इससे हम ग्लास वेयर्स को जो है स्टरलाइज कर सकते हैं, पाउडर्स ऑयल्स वगैरह को भी स्टरलाइज किया जा सकता है, बाकी आइटम्स को भी स्टरलाइज किया जा सकता है। और अगर एडवांटेज की बात की जाए तो क्योंकि ये ड्राई है तो इसमें कोरोजन नहीं होगा, सो नॉन कोरोसिव ये रहेगा। सो इस केस में आप इसको यूज कर सकते हो आइटम्स पे जो में कोरोजन होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से ये मटेरियल्स को अच्छे से पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन हम ज्यादातर मॉइस्ट हीट को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जो कि मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट के अलावा हमारे पास एक फिजिकल मेथड ही है स्टरलाइजेशन का, उसमें आता है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन जैसे कि हमने पढ़ा था डिसइंफेक्शन के मामले में भी, डिसइंफेक्शन के मामले में सॉरी
जैसे हमने पढ़ा था डिसइंफेक्शन के मामले में भी, वहां पर भी अगर देखा जाए तो हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमने पढ़ा था अबाउट द यूवी रेडिएशंस। इस केस में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वी कैन से अदर टाइप ऑफ रेडिएशन, जिनमें आता है गामा रेडिएशन। सो गामा रेडिएशन जो होता है, इसको आप आइसोटोप्स जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वहां से हम गामा रेडिएशन निकाल सकते हैं, जैसे कोबाल्ट 60 वगैरह। और इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, तो ये जो है पेनिट्रेशन अच्छे से दिखाएंगी, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल किया जा सकता है। इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छा है। टिपिकली इनका जो डोज रहता है वो 25 किलोग्रेज के आसपास रहता है, जिसको आप केजी वाइज लिख सकते हो। सो किलोग्रेज के ऊपर रहेगा ये 25 किलोग्रेज के आसपास। ये स्टैंडर्ड डोज रहता है, और प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा डोज, तो वो वेरी कर सकता है। इसको हम बेसिकली यूज करेंगे रेडिएशंस को डिस्पोजेबल आइटम्स में। जो मोस्ट ऑफ द डिस्पोजेबल आइटम्स आते हैं हमारे पास पैक्ड फॉर्म में, तो वो डिस्पोजेबल आइटम्स जो होते हैं आइडियली रेडिएशन से या फिर केमिकल स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज हुए होते हैं। तो रेडिएशंस का भी यूज किया जा सकता है, जिसमें गामा रेडिएशन, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन आती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए बेसिकली क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके हम उनसे एक इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेट करते हैं, और वहां पर जो है वो यूज की जा सकती है फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसी मेथड को या उसी फंडामेंटल को यूज करके हम इस मेथड को इलेक्ट्रॉन बीम वाले को या इलेक्ट्रॉनिक बीम वाले को यूज कर सकते हैं। और इस केस में एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा फास्ट है, और ये नॉन रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो उस वजह से ये सेफ रहता है। इसके अलावा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रेसिशन इंक्लूड होगा। और इसके अलावा हमारे पास रेडिएशंस के अलावा जो फिजिकल मेथड्स में आता है, दैट इज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्ट्रेशन से आप क्या करोगे, हम अलग अलग लिक्विड्स को या केमिकल्स को जो है फिल्टर कर सकते हैं, उनके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन में जो मेम्ब्रेन्स या फिल्टर्स आप यूज कर सकते हो, वो जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही ज्यादा वहां पर फिल्ट्रेशन होगा। सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज। यहाँ पे क्या किया जाएगा, बेसिकली जो आप बोल सकते हो कि हमारे पास फिल्टर पेपर होता है या मेम्ब्रेन होता है, तो जो लिक्विड होता है उसको क्रॉस करवाया जाएगा और दूसरी तरफ से उसको कलेक्ट किया जाएगा, और वो जो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहीं पर कैप्चर हो जाएंगे, और उनको कंप्लीटली जो है उससे अलग किया जाएगा। इस तरीके से हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें हम लिक्विड्स, गैसेस वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे लिक्विड्स को अगर करना हो या गैसेस को अगर करना हो, तो उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन वाले मेथड को। इसके अलावा हमारे पास स्टरलाइजेशन में आते हैं नेक्स्ट, जिनको हम कहते हैं केमिकल मेथड्स। सो फिजिकल मेथड्स के अलावा हमारे पास केमिकल मेथड्स भी आते हैं। केमिकल मेथड्स में क्या होगा, यहाँ पर हम केमिकल एजेंट को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमनली पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला जो मेथड है हमारे पास केमिकल्स में, दैट इज द इथाइलिन ऑक्साइड गैस। सो इथाइलिन ऑक्साइड गैस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईओ गैस या ईटीओ गैस भी बोल सकते हैं, इसको यूज किया जाता है एज अ स्ट्रॉन्ग स्टरलेंट। मैकेनिज्म जो इसका होता है वो ये है कि ये एक एल्काइलेटिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब कर सकता है सेलुलर मेम्ब्रेन को, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करेगा। टिपिकली ये 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 63 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है, और यहाँ पर ये आराम से जो है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को और उनके स्पोर्स को किल कर सकता है। यूजेस की बात की जाए तो ये क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए यूज किया जाता है, और हाई सेंसिटिव डिवाइसेस जिनमें आप हाई टेम्परेचर नहीं दे सकते, क्योंकि 63 डिग्री सेल्सियस 121 के मुकाबले काफी कम है। तो अगर ऐसे चीजें आपके पास हैं जिनमें हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होगा, वहां पर आप इस इथाइलिन ऑक्साइड गैस को यूज कर सकते हो। दिस विल बी अ वेरी इफेक्टिव मेथड एट दैट टाइम। इसका पेनिट्रेशन बहुत एक्सेलेंट है, इसमें इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है, इसका टेम्परेचर कम है, इस वजह से ये बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ये लॉन्ग साइकिल टाइम लेता है, बिकॉज जब भी आप इसको यूज करते हो तो उसके बाद इसमें जो भी टॉक्सिक रेजिड्यू बचता है उसको खत्म करने के लिए हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज एरेशन। सो बेसिकली इसमें एरेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, जो एरेशन प्रोसेस काफी लेंथी होती है, कभी कभी 10 से 12 घंटे तक भी ये ले सकती है।
इस वजह से 10 to 12 आवर्स एरेशन टाइम रहेगा। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मेथड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये लॉन्ग साइकिल मेथड है। और इसके अलावा ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है ये टॉक्सिक है, स्पेशली अगर हम बात करें तो ये कैंसर कॉजिंग बन सकती है, तो वी कैन से कि ये कार्सिनोजेनिक भी है। सो कार्सिनोजेनिक होने की वजह से हम इसको उतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो जो भी वहां पे स्टाफ काम करता है उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और ये नॉर्मल लोगों से या पेशेंट से काफी ज्यादा दूर रखा जाता है जो इथाइलिन ऑक्साइड प्लांट होता है। इसके अलावा हमारे पास जो केमिकल मेथड्स में ही आता है उसमें आता है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड तो डिसइंफेक्टेंट में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज करते हैं एज अ लिक्विड, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है उसको प्लाज्मा बनाया जाता है, यानी उसके वेपर को यूज किया जाता है। सो वी कैन यूज हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लाज्मा। सो ये एक केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बनता है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, वेपराइजर हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन परऑक्साइड को एक्सपोज करते हैं जिसकी वजह से वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। देन आफ्टर दैट हम उसको यूज कर सकते हैं। टिपिकली इसका जो टेम्परेचर रेंज करता है वो रहता है 45 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि जो टेम्परेचर सेंसिटिव आइटम्स है उनको भी स्टरलाइज किया जा सकता है, और ये 45 टू 75 डिग्री मिनट्स में जो है स्टरलाइजेशन कर सकता है, जो कि हमारे ईटीओ के मुकाबले काफी कॉमन आप बोल सकते हो कम होता है। और ये लो टेम्परेचर्स पे काफी अच्छे से काम करेगा। ये मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे भी काफी अच्छे से काम करेगा। ये प्लास्टिक और इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे भी काफी अच्छे से काम करेगा, और ये काफी फास्ट मेथड है, सेफ मेथड है। और इसमें जैसे कि हमारे केमिकल मेथड्स में हमने पढ़ा था जो डिसइंफेक्टेंट्स में, वहां पे भी मैंने बोला था कि ये वाटर एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, वाटर एंड जो ऑक्सीजन है उसमें कन्वर्ट होगा, वैसे ही यहाँ पर भी ये वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो इधर पे भी किसी भी एरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे वो टॉक्सिक नहीं होंगे। और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसका पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, और इस वजह से ये उतना इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। इन केस अगर पाउडर्स को या लिक्विड्स को या आप बोल सकते हो कि लिनेंस वगैरह को क्लीन करना है, वहां पर इसको उतना अच्छे से यूज नहीं किया जाएगा। अब वेपराइज्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो भी प्लाज्मा प्रोसेस की तरह ही होता है। और वेपराइज्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है उस केस में हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसके वेपर्स को यूज किया जाएगा, और वहां पर टिपिकली जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको यूज किया जाएगा, और वो काफी अच्छा रहता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लाज्मा। तो वो काफी इफेक्टिव रहेगा, और इसको हम किसी रूम को स्टरलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम फ्यूमिगेशन वगैरह कर सकते हैं। सो हमारे पास ये है कुछ केमिकल मेथड्स, और इसी में हमारे पास एक और केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आता है जिसको हम कहेंगे फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन जो होता है हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे हम स्पेसेस को या फिर रूम्स वगैरह को जो है स्टरलाइज कर सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर सकते हैं। सो वी कॉल दैट एज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन जो होता है इसमें हम यूज करते हैं फॉर्मेलिन को। फॉर्मेलिन जो होता है यहाँ पर 10% फॉर्मेलिन जो होता है आइडियली हमारे पास यूज होता है, और इसी 10% फॉर्मेलिन से जो है हम स्टरलाइजेशन करते हैं। इसके दो मेथड्स हमारे पास आते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक बॉयलर मेथड वाला आता है जिस केस में हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक बॉयलर होता है, और दूसरा हमारे पास आता है जो कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट मेथड जो होता है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, और उसी से हम जो है स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम आप हो सकते हो स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। सो अगर एक क्विक ओवरव्यू दिया जाए तो हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, वन इज डिसइंफेक्शन, अनदर वन इज स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन जो होता है उसमें हम डिसइंफेक्टेंट्स को यूज करते हैं, उसमें स्पोर्स किल नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाकी किल होते हैं। उसमें अल्कोहल्स या फिर क्लोरीन कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एल्डिहाइड्स, फिनॉल्स या फिनोलिक्स जिनको आप बोलते हो, पर एसिटिक एसिड, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स वगैरह, इनको यूज किया जा सकता है, और ये काफी अच्छा डिसइंफेक्शन करेंगे। उसमें कुछ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स होंगे, कुछ इंटरमीडिएट और कुछ लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स होंगे, और वहां पर ये अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, लेकिन उनके स्पोर जो है वो बच जाएंगे। अगर हम स्टरलाइजेशन की बात करें तो स्टरलाइजेशन जो है ये भी दो तरीके से हो सकती है मोस्टली, वन इज फिजिकल, सेकंड वन इज केमिकल। फिजिकल के केस में हमारे पास मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट के आते हैं, जिनमें आता है ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन, और रेडिएशन स्टरलाइजेशन आती है जिसमें गामा रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन जो होती है वो भी यूज होती है। और इसके अलावा फिल्ट्रेशन मेथड
जो कि फिजिकल मेथड्स में ही आता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स में हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड आएगा, हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा, प्लाज्मा और वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा और फ्यूमिगेशन आएगा, जिनसे हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। इन केमिकल मेथड्स में जो टेम्परेचर है वो कम यूज होता है एज कम्पेयर टू दैट जो कि फिजिकल मेथड्स में होता है, जैसे ऑटोक्लेविंग और हॉट एयर ओवन में। इस वजह से जो टेम्परेचर सेंसिटिव आइटम्स होते हैं उनको हम केमिकल मेथड से स्टरलाइज करेंगे, लेकिन इथाइलिन ऑक्साइड जो है उसमें एरेशन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एरेशन नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से केमिकल स्टरलाइजेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज बेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, लेकिन इथाइलिन ऑक्साइड का पेनिट्रेशन एंड इफेक्टिवनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि उसमें एक एडवांटेज बनता है और इस वाले में डिसएडवांटेज बनता है। और अगर हम हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेविंग की बात करें, ऑटोक्लेविंग में मॉइस्ट हीट का यूज किया जाएगा और हॉट एयर ओवन में ड्राई हीट का यूज किया जाएगा। तो हॉट एयर ओवन जो है वो ग्लासवेयर वगैरह के लिए काफी अच्छा है, या ऑयल्स या जेल्स या फैट वगैरह के लिए काफी अच्छा है स्टरलाइज करने के लिए। लेकिन जो ऑटोक्लेविंग है उसमें हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लिनन वगैरह अच्छे से स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन पाउडर, जेल वगैरह या ऑयल्स वगैरह जो है उनके स्टरलाइजेशन के लिए वो अच्छा मेथड नहीं है। सो दिस वाज एन ओवरव्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। आई होप जो भी हमने पढ़ा वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल if there was any type of question, confusion or doubt, you can ask me in my comment box. I will definitely reply that. And because my health condition was not that good today, so if there was any type of you can say error or mistake while I was speaking something, और अगर मैंने किसी चीज को थोड़ा सा आप बोल सकते हो इधर उधर किया होगा हल्का सा, तो I hope you will understand that. Thank you so much. Have a very good day and goodbye to all of you.